नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार कैसा है, आज के मार्केट में आपको करना क्या चाहिए और आगे के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नवीन माथुर, डायरेक्टर हैं कमोडिटी एंड करेंसी आनंद राठी के, नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल के, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग के और साथ ही हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी थीम ये है, क्योंकि आज फेड की बैठक का आखिरी दिन है और आज देर रात ब्याज दरों पर फैसला आएगा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि 0.75% तक दरें बढ़ सकती हैं। हालांकि कुछ लोग 1% की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, तो एक मोटा मोटी राय ये बन रही है कि 0.75% तक दरें बढ़ सकती हैं। तो आज की हमारी थीम ये है कि क्रूड मेटल गोल्ड क्या फेड करेगा बोल्ड। ये सवाल इसलिए क्योंकि दरें जब बढ़ती हैं तो क्रूड पर भी दबाव बढ़ता है, गोल्ड पर भी दबाव बढ़ता है और मेटल मार्केट के ऊपर भी दबाव बनता है, बढ़ता है। तो अब सवाल यह है कि क्या 0.75% को मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। मतलब ये कि अगर 0.75% दरें बढ़ती हैं तो क्या उसका कोई इंपैक्ट खास नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने पहले इंपैक्ट दिखा दिया है, या फिर उसका असर बाकी है और 1% अगर दरें बढ़ती है तब मार्केट का मूड माहौल कैसा होगा, इसी पर हम बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, हम एक एक करके हर कमोडिटी की बात करेंगे, बुलियन की भी, एनर्जी की भी और मेटल की भी। शुरुआत बुलियन से कर लेते हैं। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा सर, पहला सिनेरियो तो यह है कि अगर 0.75% दरें बढ़ती हैं अमेरिका में तो क्या गोल्ड की कीमतों पर और दबाव बढ़ेगा या आपको लगता है कि उसका दबाव पहले आ चुका है? धन्यवाद मृत्युंजय। मेरा कहना ये होगा कि अगर दरें जो कि पहले लग रहा था कि 1% तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि क्रूड का भाव नीचे आया है, हमने देखा है कुछ हद तक कुछ करेक्शन आई है क्रूड के भाव में, तो काफी हद तक जो इन्फ्लेशन है मृत्युंजय, वो काफी हद तक क्रूड और कमोडिटीज से लिंक्ड रहती है। और कमोडिटी क्रूड, चाहे वो ब्रेंट है चाहे वो WTI है, दोनों नीचे आए। तो हो सकता है, और जहां तक आशंका है कि फेड इतना एग्रेसिव स्टैंड ना ले कि वो 1% का बढ़ाएं इंटरेस्ट रेट। ऑल्दो इन्फ्लेशन जो है वो 9.1% थी यूएस में, CPI इन्फ्लेशन जून मंथ में, तो वो लैग इफेक्ट के साथ है। पर आई वुड से दैट विद द डेटा व्हिच फेड हैज and they're kind of doing all that analysis to take the decision in this particular very, very important meeting, I think that they would take 75 basis points hike this time. And if the inflation cools from here, so they may even be little dovish, not hawkish, because the commodity and the crude prices of late has corrected. जहां तक डॉलर की बात है, अगर डॉलर तेज होता है, कुछ हद तक नीजर रिएक्शन मृत्युंजय आ सकता है डॉलर में। डॉलर तकरीबन 10% इस साल में 2022 कैलेंडर ईयर में बढ़ चुका है, एप्रिशिएट हुआ है। तो मेरा मानना यह है कुछ नीजर रिएक्शन आ सकता है, बट आई वुड से द डॉलर इंडेक्स वुड बी अराउंड 106, 107 टू बी stabilizing at, in case the Fed takes 75 basis points decision to hike the interest rate. डॉलर इस रेंज के दायरे में स्टेबल हो जाएगा, वो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर मीटिंग का रिजल्ट देख के। पर हाँ, अगर 1% ओके, तो ये राय आपकी बन रही है। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही नवीन जी कि सिनारियो अगर 0.75% का होगा तब क्या होगा। लेकिन अब कुणाल जी आप बताइए कि ट्रेडर को क्या करना चाहिए। मतलब मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूं। जो लोग गोल्ड में ट्रेड लेते हैं डे टू डे में, इंट्राडे में, आज देर रात फैसला आएगा, क्या वेट किया जाए, कल फ्रेश ट्रेडिंग की जाए गोल्ड में, या आपको लगता है कि फेड का डिसीजन आने से पहले ऐसा ट्रेड लिया जाए जिसमें कोई रिस्क नहीं हो? अगर ऐसा कोई ट्रेड आपके पास है तो वो ट्रेड क्या होना चाहिए? तो मार्केट में हमेशा रहता है, बट मेरा ओपिनियन ऐसा है कि गोल्ड और सिल्वर नेक्स्ट 2 या 3 दिन में बहुत बड़ी रैली आपको दिखाएंगे। बाय करना चाहिए। आई डोंट नो 75 आएगा, 100 आएगा, कंसेंसस 75 का है।
सो इवन 100 आता है और नीजक रिएक्शन भी आता है तो डरना नहीं चाहिए। गोल्ड के लिए आगे जैसे कल IMF ने रिपोर्ट निकाला है, ग्लोबल इकोनॉमीज आर गोइंग टू स्लो डाउन और रिसेशनरी कंसर्न्स एवरी डे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी इंडिकेटर है डेवलप मार्केट्स के, स्पेशली US और यूरोप के, वो दिखा रहे हैं कि सभी डेटा पॉइंट और जो नई क्राइसिस अभी गैस को लेके जो यूरोप में चल रही है, तो यूरोप तो कंफर्म रिसेशन में जा रहा है। सो गोल्ड एंड सिल्वर ये लेवल्स पे आपको इट्स अ वैल्यू बाय। आपको इंडिया में अभी भी गोल्ड 50,000 दिख रहा है, बट 5% ड्यूटी आप माइनस करो, 4% करेंसी डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो गोल्ड आपको आज 46,000 में मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर, irrespective of what Fed comes up with, irrespective of what tomorrow GDP data is, it's a buy. अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1% भी अगर यूएस में दरें बढ़ती हैं तब भी बेशक कल गोल्ड थोड़ा और गिर जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आगे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, राइट कुणाल जी? मतलब 1% का भी बहुत डर नहीं है मार्केट में, आप ये कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंडे ठीक है। ट्यूसडे तक गोल्ड में 1000 से 1,500 रुपए की रैली आएगी। 1000 से 3000? 1000 से 1,500 रुपए की गोल्ड में, और सिल्वर में 2 से 2,500 की रैली आएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते मंडे को गोल्ड में 1000 से 1,500 और चांदी में भी करीब 2 से 2,500 की तेजी आएगी। आप लोग नोट कर लें जो दर्शक देख रहे हैं। कुणाल जी को हम नेक्स्ट वीक फिर बुलाएंगे। तो रविंद्र जी, लेकिन इंट्राडे के ट्रेडर के लिए कोई कॉल आपके पास गोल्ड में इस वक्त? कुणाल ने ऑलरेडी 1,500 का टारगेट दे दिया, अभी इंट्राडे का क्या टारगेट दूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट आई थिंक दिस इज नहीं, वो तो मंडे का टारगेट है ना सर, आप आज का टारगेट दीजिए। जी हाँ, मुझे लगता है कि एक चीज कुणाल ने नहीं बताया जो एवरी टाइम वो बताते हैं, और इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब भी फेड का इवेंट आता है इंटरेस्ट रेट का, उसके नेक्स्ट डे गोल्ड और सिल्वर में एक पॉजिटिव रैली आती है। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव रहे, लेकिन लोअर लेवल्स पे मेरे हिसाब से बाइंग इसमें फिर से लौट सकती है। और जैसे की बात 75 बेसिस पॉइंट पॉसिबिलिटी है, 100 बेसिस पॉइंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक फ्रॉम 80% इट हैज फॉलन टू 25% फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जुलाई सेकेंड वीक से ही अगर आप डॉलर का मूव देखें तो डॉलर कंटिन्यूअसली इज ऑन द डाउनवर्ड मूव, और 107 107.90 जो ऊपर का लेवल है, आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रूशल। और मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में 105.60 और 105 तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा दबाव रह सकता है, लेकिन कल के सेशन में हम गोल्ड सिल्वर में एक अप मूव देख सकते हैं। तो आज के लिए लोअर लेवल्स पे बाई कीजिए, और कल मेरे हिसाब से मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा गैप अप हो, या फिर ओपनिंग के बाद मार्केट एक बार ऊपर जाए। ओके जी, तो आप कह रहे हैं कि आज गोल्ड में आप ट्रेड ले सकते हैं, बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, उस पर आप नज़र रखिए। और लेकिन आप कह रहे हैं कि फेड के फैसले के अगले दिन गोल्ड में तेजी रहती है, ये भी हमें देखना होगा कि क्या ये ट्रेंड इस बार कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है। लेकिन अब नवनीत जी, हाँ नवनीत जी, अब मैं आपके पास आता हूँ कच्चे तेल पे, क्रूड पे। क्रूड का मार्केट आप देखिए कि एक दबाव में, या यूँ कहें कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और कच्चे तेल में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है ऊपर नीचे, लेकिन एक ब्रॉडर रेंज मार्केट अभी क्रॉस नहीं कर रहा है। 107 के रेंज में क्रूड का मार्केट घूम रहा है। क्रूड के लिए भी वही चिंता है जो गोल्ड के लिए है। अगर अमेरिका में दरें बढ़ती हैं तो ये क्रूड के लिए नेगेटिव माना जाता है प्राइस के लिहाज से। क्रूड के लिए दूसरी चिंता भी है। गोल्ड के लिए तो एक चिंता है कि चलो ठीक है, अगर दरें बढ़ती हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ मंदी का खतरा बढ़ता है तो ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। लेकिन मंदी वाली बात जो है वो क्रूड के लिए बड़ा नेगेटिव है। अमेरिका में मंदी की बात हो रही है, यूरोप में अभी कुणाल ने कहा कि मंदी की आशंका बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर कच्चे तेल के लिए बहुत बहुत नेगेटिव साबित होंगे अगर ये बातें आगे और बढ़ती हैं तो कच्चे तेल में क्या किया जाए सर? मृत्युंजय, फैक्टर सिर्फ दो नहीं है जो तुम कह रहे हो, काफी फैक्टर्स हैं आज की डेट में जो बहुत अनसर्टेन हैं। पर हाँ, डेफिनेटली द करेंसी मूवमेंट एंड द सेंट्रल बैंक डिसीजन plus the geopolitical tension which is still continuing between Russia and Ukraine, ये तीनों चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक फेड की बात है या सेंट्रल बैंक की बात है, अगर ब्याज दरों में तेजी होगी तो डेफिनेटली कुछ हद तक वो इफेक्ट आएगा इकोनॉमी में, और अगर इकोनॉमी में डिमांड कम होगी, क्रूड एंड अदर कमोडिटीज आर प्रेडोमिनेंटली द रॉ मटेरियल्स फॉर लॉट मेनी इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड।
So all that reason might impact the demand situation and might go into a recession. But ये कुल मिला के जो बात आप कह रहे हैं, ये बात जो आप डिमांड में, मैं आऊंगा नवीन जी आपके पास, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। जो बात आप कह रहे हैं घुमा फिरा के वही बात है, जो बात आप कह रहे हैं कि डिमांड कम तब होगी जब मंदी की आशंका बढ़ जाएगी। और जो बात अभी हो रही है, चाइना में जो कोविड का कंसर्न आया, वहां पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ी, अमेरिका में डिमांड घटने की आशंका बढ़ रही है, यूरोप में बढ़ रही है, तो मामला वही है, फैक्टर वही है, उसके सब फैक्टर बहुत ज्यादा है। अब नवनीत जी आप जरा बताइए कि आपके हिसाब से कच्चे तेल में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको क्या करना चाहिए? नवनीत दमानी जी। मृत्युंजय, लास्ट 3-4 दिनों में हमने देखा है कच्चे तेल में करीब 5% के आसपास की वोलेटिलिटी डेली बेसिस पे दिखने मिल रही है। और जो रिसेशन का सवाल है वो मेरे ख्याल से कच्चे तेल को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है अभी तक। अभी भी $100 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेडिंग हो रही है ब्रेंट में, और WTI भी है वो $100 से $95 की रेंज में झूल रहा है। तो मेरे हिसाब से रिसेशनरी फियर्स, रिसेशनरी बस जो है वो कच्चे तेल को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, और उसके चलते थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। नीजर्क रिएक्शन में अगर फेड की ब्याज दरें 75 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ती है तो थोड़ा सा एक नीजर्क रिएक्शन में 100-200 पॉइंट की नरमी देखने मिल सकती है, बट लार्जली ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही लग रहा है। जैसे ही गोल्ड की बात हो रही थी उस तरह से 75 बेसिस पॉइंट एक लार्जली गिवन फैक्टर है, उससे ऊपर की ब्याज दरें 90% प्रोबेबिलिटी चुंबक का दिखा है कि उसके ऊपर ब्याज दरें बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो ऐसा कुछ चांस आता है और थोड़ी सी डविशनेस दिखने मिलती है टोन में, तो पूरे मार्केट में एक अच्छा तेजी का रुख देखने मिल सकता है। बट अदर देन दैट थोड़ा सा कंसोलिडेशन या साइडवेज करेक्शन मूव आपको क्रूड में आज के सेशन में पर्टिकुलरली देखने मिल सकता है। ओके, अच्छा कुणाल जी, जो बात अभी आप कह रहे थे कि यूरोप में तो मंदी की बात और पुख्ता होती हुई दिख रही है, तो क्रूड पर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप इसका? क्रूड बहुत डाइसी है। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो क्रूड में कोई मंदी की आशंका नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे ग्लोबल इकोनॉमी और भी ज़्यादा खराब होती है तो डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। सो जैसे हमने 2008 में देखा था, तकरीबन 3 मिलियन बैरल डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ था और ऑयल $50 नीचे आ गया था। सो अभी ऐसा प्रिडिक्ट करना, ये सिनारियो डिफरेंट है, बिकॉज देर इज अ जेन्युइन क्राइसिस, जेन्युइन सप्लाई साइड कंसर्न्स विच आर देयर इन द मार्केट, एंड दैट इज प्रिवेंटिंग। और जैसे गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं आज यूरोप में, जो गैस के प्राइसेस है, तो जो क्रूड के प्रोडक्ट्स है, हीटिंग ऑयल है, कैरोसिन है, ये सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो इसके कारण क्रूड ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है। सो फिलहाल मुझे लग रहा है ब्रेंट $90 के नीचे नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई सिनारियो। बट इफ द इकोनॉमिक डेटा वर्सन्स ड्रास्टिकली इन नेक्स्ट 2 months, then definitely oil can sharply correct. ओके, अच्छा नवनीत दमानी जी, नेचुरल गैस की भी हम बात कर रहे हैं। नेचुरल गैस का क्या लगता है अभी मार्केट, क्योंकि सप्लाई को लेकर दिक्कत आई, एक शार्प जंप हमने प्राइस में देखा, क्या और अपसाइड बाकी है नेचुरल गैस में? सप्लाई की कमी की खबर का इंपैक्ट और दिखेगा? नेचुरल गैस में जो जिगजैग मूवमेंट हम देख रहे हैं, करीब 800 के लेवल से लेके 450 के लेवल तक करेक्ट हुआ और वहां से वापस 700 के स्तर तक आ गया, ये बहुत शार्प वोलेटिलिटी और रिटेल निवेशकों के लिए ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो रहा है, मैं कहूँगा मृत्युंजय। बट ये जो नॉर्थ टू स्ट्रीम की वजह से गैस पाइपलाइन में डिमांड सप्लाई को लेके कंसर्न्स अराइज हो रहे हैं नॉर्थ 1 नॉर्थ 2 की तरफ, उसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव बायस देखने मिल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर चुका है बाजार और ऑलरेडी हम 40% के आसपास का रनअप डाउन साइड से देख चुके हैं, तो यहाँ से अपसाइड, फर्दर अपसाइड थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहेगा और मैं सेल ऑन रैली करने की सजेशन दूंगा। मेरे हिसाब से यहाँ से 5 से 8% का करेक्शन नेचुरल गैस में अगले 1-2 हफ्ते में आपको देखने मिलेगा। 5 से 8% का करेक्शन आप कह रहे हैं कि 1 से 2 हफ्ते में नेचुरल गैस की कीमतों में आपको दिख सकता है। इसको आप नोट कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि दाम बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका और नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मेटल मार्केट में क्या हो रहा है और फेड के फैसले का ओवरऑल बेस मेटल के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और एग्री में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।